वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए ये क्या है कि इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है हाई स्पिन स्टेट एंड लो स्पिन स्टेट। देखिए जो पहला इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ पे एंटर करता है? पहला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे एंटर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वो फर्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, फिर सेकंड आएगा वो 2 में जाएगा, 3 आएगा वो थर्ड में जाएगा, फोर्थ आएगा तो वो यहाँ पेयर करने की कोशिश करेगा। इस तरह ही होता है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए D1 में एक इलेक्ट्रॉन होता है, D1 में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएगा जो कि लोअर एनर्जी लेवल है, T2G में जाएगा। यहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन आया D2, अब हम D1 का तो हो गया, अब D2 की बात करें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आ गया D2 का, तो वो इस ऑर्बिटल में जाएगा। अब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन आयन की बात करें तो थर्ड इलेक्ट्रॉन आया वो थर्ड ऑर्बिटल में जाएगा, इस तरह ही जाएगा। लेकिन मेटल आयन अगर D4 है तो क्या कंडीशन रहेगी? D4 के केस में यानी कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो इसी ऑर्बिटल में पेयर करेगा। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है यानी कि डेल नोट, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब डी ऑर्बिटल होते हैं यानी कि जो एनर्जी राइज करके ये जो है टूट जाते हैं दो लेवल्स में, इस तरह से टूट जाते हैं ना। यहाँ पे वैरी सेंटर होता है और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल होती हैं और नीचे होती है हमारे पास 3 ऑर्बिटल, जिसे कि T2G कहा जाता है और ऊपर को EG कहा जाता है। ये वाली चीज T2G और EG यही है ना। अब यहाँ से यहाँ नीचे तक की सेंटर से और सेंटर से अप तक की एक वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, जो कि तो ये जो वैल्यू होगी -0.40 डेल नोट होती है और ऊपर की होती है +0.6 डेल नोट की, यही होती है। इसको सेंटर को एज अ 0 लेते हैं, तो नीचे वाली माइनस में ऊपर वाली प्लस में होती है, कुछ इस फॉर्म में ये जो वैल्यू होती है वो होती है। अब इस तरह से ही इसको मान लीजिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे आएगा ना, तो CFSC की वैल्यू क्या होगी? फोर्थ इलेक्ट्रॉन D4 की बात कर रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय किस में आया है इलेक्ट्रॉन आया है T2G में, और इसकी वैल्यू क्या है? वो है माइनस सेंटर से -0.4 की है, यही वैल्यू है। तो इज इक्वल टू किसके है? ये -1.6 के। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है? जंप कर सकता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन 3 तो यहाँ पे हो गए, लेकिन ये जो पेयर में इलेक्ट्रॉन आया है ना, ये हाई स्पिन एनर्जी लेवल में जा सकता है, यानी कि जंप कर सकता है, हाई स्पिन स्टेट में जा सकता है। ये जो होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, ये वीक लिगेंड फील्ड है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अब 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G में चले गए तो 3 मल्टीप्लाई बाय -0.4 यही है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन EG में चला गया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 जो कि पॉजिटिव में, तो इज इक्वल टू वैल्यू क्या आई है? -0.6 आएगी हमारे पास जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आई है, किसके लिए? वीक लिगेंड फील्ड के लिए, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के लिए। ऐसे ही D5 की बात करें, D5 में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और 2 यहाँ पे पेयर हो गए, तो क्या बनेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय -0.4 इज इक्वल टू -2.0। लेकिन अगर 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये हाई स्पिन लेवल में चले गए तो 3 रह गए नीचे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -0.4 प्लस 2 ऊपर चले गए तो 2 मल्टीप्लाई बाय किसमें? +0.6 जो इज इक्वल टू है 0.6, क्योंकि यहां से इसके ऊपर की वैल्यू है 0.6 + 0.6, तो वैल्यू क्या आएगी? 0.0 की। तो ये जो है वो क्या करते हैं? ये लोअर और हाई स्पिन लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब D1, D2, D3 तो लोअर में ही आते हैं। D4, D5, D6 और D7, जैसे D5 है ना, ऐसे ही D6 का और D7 का होगा।
कैलकुलेट करेंगे हम। तो D4, D5, D6 और D7 आयंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, पैरेलल स्पिन करते हैं, यानी कि T2G में जो फर्स्ट है T2G फिल होती है पहले, अगर वो एक्साइट फ्री आयंस होते हैं तो वो एक्साइट कर जाते हैं। अगर बात करें इनकी स्टेबिलिटी की, इसमें ही लो स्पिन स्टेट और हाई स्पिन स्टेट में, तो जो स्टेबिलिटी होती है बैलेंस करने की वो किस वजह से होती है, दो ऑपोजिटिंग इफेक्ट की वजह से होती है। जो लोअर स्पिन स्टेट होती है, ये वाली नीचे वाली लोअर स्पिन स्टेट होती है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, इसकी वजह से उसका स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो आयंस होते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा था कि ऊपर एक्साइट हो जाते हैं, जो फ्री होते हैं, जो अलग से आते हैं, 3 के बाद 4th आएगा, वो एक्साइट हो जाता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड जो होते हैं, वो पेयर्ड जो स्पिन करते हैं वो डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। यानी कि मान लीजिए एक यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया, अब 4th क्या हुआ, वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, एक्साइट कर जाता है वो, तो ये डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हाई स्पिन स्टेट होती है, ये वाली हाई स्पिन स्टेट स्टेबल होती है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्म में रहते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो अनस्टेबिलिटी इसमें इस वजह से आती है क्योंकि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही इसमें होता है, ठीक है ना, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है लो स्पिन और हाई स्पिन स्टेट की, वो डिपेंड करती है डेल नोट के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। अगर डेल नोट का मैग्नीट्यूड यानी कि ये लार्ज है तो लो, अगर ये ज्यादा है तो लो स्पिन स्टेट जो है, अगर ये ज्यादा है तो लो स्पिन स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है। लेकिन डेल नोट अगर कम होता है तो हाई स्पिन स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है ज्यादा। तो ये चीज जो दोनों चीजें हैं ये अलग अलग इनको रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं D4 से D7 तक, यानी कि D1, D2, D3 को छोड़कर 4th, 5th, 6th, 7th जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ठीक है, इसमें जो ज्यादा स्टेबल होगी वो लो स्पिन स्टेट होगी, लो स्पिन स्टेट, ठीक है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड 3 के बाद ये हाफ फिल्ड हो चुकी होती है। मीन्स टू से कि ये हाफ फिल्ड उस टाइम हो रही होती है। D3 के बाद 4th इलेक्ट्रॉन आता है, फिर 5th इलेक्ट्रॉन आता है, 5th इलेक्ट्रॉन पे D ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड होती है, जैसे कि हम कहते हैं। लेकिन अगर D4 से D7 को छोड़ दिया जाए और D1 से 3 और D8, 9, 10 की बात की जाए, इन कंडीशंस में सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि D ऑर्बिटल इनके बीच में, यानी कि D3 के बाद और D8 से पहले हाफ फिल्ड होती है, यही पॉसिबिलिटी है इसमें। तो इन कंडीशंस में ये एग्जिस्ट करते हैं अपने सेम स्टेट पे और मिनिमम एनर्जी के साथ। जो वैल्यू होती है डेल नोट की, उसे कंपेयर किया जाता है कि कितनी एनर्जी ज़रूरी है एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, एक सिंगल ऑर्बिटल में कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। और ये जो एनर्जी होती है इसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे कि पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अगर P की वैल्यू ज़्यादा होती है डेल नोट से, जो जैसे कि 4th इलेक्ट्रॉन D4 इलेक्ट्रॉन की बात करें जो एंटर करता है, D4 इलेक्ट्रॉन, अब D4 यहाँ पे 4th इलेक्ट्रॉन आएगा, वो EG में चला जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है T32G, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं और EG में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। अब जब 5th इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, 5th इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में भी या तो यहाँ आ सकता है या एनर्जाइज हो सकता है। अगर ये एनर्जाइज होता है तो कंडीशन क्या आती है? T32G और EG2, ये कंडीशन आती है। तो ये क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो रहा है। जो लिगेंड्स हैं इसमें
P की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, P की वैल्यू ज़्यादा होती है इसमें, और इसमें वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, यानी कि ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर डेल नोट की वैल्यू ज़्यादा है P के कंपैरिजन में, जैसे कि D6 के केस में हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी EG जो होती है वो एम्प्टी होती है। क्यों? या तो ये कंडीशन हो सकती है कि 6 के 6 इसमें आ जाए, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो दो हैं ये अब ऊपर चले जाएं, लेकिन EG फिर भी एम्प्टी है, ठीक है ना, EG जो है वो रिमेन वैकेंट रहती है। तो इस कंडीशन में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। यानी अगर हम नॉर्मली बात करें तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो डेल वैल्यू जो है वो हाई रहेगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेंगे, और अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं तो डेल नोट की वैल्यू लो रहेगी और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेंगे। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसके मैग्नेटिज्म होती हैं। तो मैग्नेटिज्म की बात करें, जैसे कि अभी हमने किया है कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इसकी मैग्नेटिज्म को हम सेम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि आप डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हैं या नहीं हैं, जो कि प्रेडिक्ट करेगा कि इसमें पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिज्म है। नेक्स्ट है कलर की बात करें तो जो CFSE डेल नोट, यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है या स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है, दोनों ही हम कह सकते हैं, वो क्या होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं या फिर एमिट करती हैं जब इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होता है। अगर केस की बात करें कि TiH2O6 3 पॉजिटिव, इसमें क्या होगा कि जैसे एनर्जी है, ये एनर्जी है जो TG से EG तक, इलेक्ट्रॉन अगर इस एनर्जी से इस स्टेट में जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड यानी EG में मूव करता है T2G ऑर्बिटल से, तो रेडिएशंस जो होती हैं एब्जॉर्ब होती हैं। कितनी एब्जॉर्ब होंगी? ये 240 किलो जाउल पर मोल जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपर यानी EG में मूव करता है, इस टाइम पे जो ग्रीन और येलो कलर की जो लाइट है वो एमिट होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता है तो उसमें क्या हो, एक लाइट एमिट हो रही है, एक विजिबल लाइट होती है। तो ये हमेशा होती है, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होती है, विजिबल लाइट होती है जो एब्जॉर्ब हो रही है ग्रीन और येलो कलर की, ये विजिबल होती है, ये दिखाई देती है। तो ये होती है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।